बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और खातून अव्वल बुशरा बीबी दोनों कोरोना से मुतासिर हुए हैं और जिस तरह से पाकिस्तानी अवाम, हर शोबा हाई जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, चाहे वो शो बिजनेस के हों, आलमी लीडर हों, सियासी लीडर पाकिस्तान के हों, सब ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी फैमिली के लिए नेक ख्वाहिशात का और दुआओं का इजहार किया है। इससे ये जाहिर होता है कि कोरोना एक हकीकत है, अफसाना नहीं। ये न किसी में तफरीक करती है, ना ये किसी से रियायत करती है। और ये जो मौजूदा तीसरी लहर जो के नाम से जानी जाती है, इसने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है और जो मुतासिरीन की जो शरह है वो पिछले 8 महीने की सबसे हाईएस्ट है। ऐसी सूरत हाल में जिस तरह के हमने पहली लहर को, जबकि सारी दुनिया इस मखमसे में थी कि इससे किस तरह नबर्दाज़मा हुआ जाए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एक सिंपल स्ट्रैटेजी जिसका बुनियादी मकसद जिंदगी और लाइवलीहुड यानी रोजगार, जिंदगी और रोजगार को किस तरह से दोनों को चलाया जाए, वो हिकमत अमली चूंकि नेकनियती पे बनी थी और उसके साथ साथ में उस पॉलिसी लाइन को लेकर फिर जिस तरह से हमारी एनसीओसी ने, जिसमें के साइंटिस्ट, जिसमें के डॉक्टर्स, जिसमें सियासी लीडर्स, जिसमें के अफवाज पाकिस्तान के लोग, सब ने मिलकर और डेटा की बुनियाद पर अपनी हिकमत अमली तरतीब दी और वो इदारा जिसको कि पूरे इंटरनेशनल एरेना में, आलमी हलकों में उसको पजीराई मिली, क्योंकि एक बड़ी कामयाब हिकमत अमली तरतीब दी और पाकिस्तान की जानें भी काफ़ी महफूज रहीं और इकॉनमी में भी रुकी नहीं और वो वाला नुकसान नहीं हुआ जो कि दूसरे ममालिक में हुआ या हमारे खित्ते के ममालिक में हुआ। अब ऐसी सूरत हाल में हम दोबारा उसी फलसफे पे कायम हैं जिसमें कि हम चाहते हैं कि रोजगार भी बचे और जिंदगियां भी बचें, लेकिन उसके लिए एक बहुत ही मुअस्सर किस्म का डिसिप्लिन चाहिए। उसके लिए एक ऐसा हिकमत अमली चाहिए जो कि इन बुनियादी उसूलों को लेकर आगे चले, क्योंकि ये जो लहर है ये काफ़ी शिद्दत से आई है, लेकिन इसमें एक जो रोशन पहलू है वो ये है कि जो वैक्सीनेशन है, जो वैक्सीन जिसका कि 1 साल से इंतज़ार हो रहा था, वो अवेलेबल है और हुकूमत अपने तमाम तर महदूद वसाइल के बावजूद अपने दोस्त ममालिक से जो इंपोर्ट की हैं वैक्सीन्स, उसमें भी हिकमत अमली यही थी कि पहले उन फ्रंट लाइन मेडिकल वर्कर्स, पैरामेडिक स्टाफ उनको लगेगी जो कि सबसे आगे होते हैं और वो कोरोना के मरीजों से उनका कुर्बत होती है। उसके बाद 65 साल के लोग, वो भी ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, यानी उनको ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। तो हुकूमत उस पर बड़ी डिसिप्लिन तरीके से अमल पैरा है और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में और जितने बड़े शहर हैं, बड़े एक
नज़्म ज़ब्त के साथ ये वैक्सीनेशन की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जब वैक्सीनेशन हुई उससे 2 दिन पहले, चूंकि वो इफ्तिताह कर रहे थे मजदूरों के फ्लैट्स और घर देने की तकरीब से, फिर उन्होंने स्वात में मोटरवे या एक्सप्रेसवे के इफ्तिताह के लिए गए। तो इस वजह से उनको ये जो इंजेक्शन की जो बात हो रही है वो मौसर तब होता है जबकि आपको एक लगे और उसके 21 दिन के बाद आपको दूसरा इंजेक्शन लगे। तो ये कहना कि इंजेक्शन लगाने के बावजूद प्राइम मिनिस्टर साहब को कोरोना हो गया, ये दुरुस्त नहीं है। और वैक्सीनेशन अपना असर दिखाती है। 21 दिनों के बाद जब आपको दूसरा इंजेक्शन भी लगे तो ये एक बहुत मुअस्सर और सारी दुनिया में ये आजमाया जा रहा है। तो मेरी अपील होगी जितने भी पाकिस्तानी हैं, खास तौर पे जो 60 साल से ऊपर, 65 साल से ऊपर के लोग हैं, और फिर इसी तरह उनसे कम उम्र वाले भी, जो जो ये दस्तयाब होती जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट भी मंगवा रही है और अब प्राइवेट उनको भी कह दिया गया है, प्राइवेट जो लाना चाहते हैं उनको भी मराहत दी गई हैं, कीमत पे भी उसका एक कैपिंग के लिए एक हिकमत अमली है। तो ये इंजेक्शन वैक्सीनेशन ये बहुत ही अहम है, इसको लगाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा एंटीडोट है जो कि इस वबा से आपको प्रोटेक्शन दे सकता है। इसी दौरान में मौलाना फजलुर रहमान, जिन्होंने कि एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, उन्होंने कोरोना और वैक्सीनेशन के बारे में गलत बयानी की और एक ऐसी बात की जो कि तवक्को नहीं होती है कि आप एक सियासी लीडर जब अपने आप को कहते हैं और मौलाना का लक़ब भी आपने साथ में लगाया हुआ है, तो आप गुमराह तो नहीं कर सकते हैं। गुमराह करना तो शैतान का काम है। गुमराह करना चाहे वो सियासी तौर पे हो, ये सेहत के लिहाज से हो, दीनी लिहाज से हो, गुमराह करना आपको ज़ेब नहीं देता, क्योंकि ये एक बहुत ही संजीदा मसला है और इस पे इस किस्म के गैर संजीदा बयानात देना से अवाम में आप कंफ्यूजन फैला रहे हैं और ये कंफ्यूजन अवाम के लिए नुकसानदेह है। ये तो वो हालात होते हैं जिसमें कि एक पूरी वबा, जिससे कि पूरी दुनिया दो चार हुई हुई है और आपका मुल्क भी दो चार हुआ हुआ है, तो ऐसी सूरत हाल में तो आपको सियासी इख्तलाफात, सियासी बातों को पीछे रख के और ऐसा एक ऐसा बयानिया देना चाहिए जो कि अवाम की बेहतरी के लिए हो। लेकिन अवाम की बेहतरी के लिए तो सोचते नहीं हैं आप। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी उसमें भी यही सूरत हाल थी, जिसमें कि मौलाना साहब एक ऐसे इत्तेहाद की सदारत कर रहे हैं जो कि अब रहा नहीं। अब वो खुद उन्होंने मान लिया है कि हुकूमत को गिराना हमारा अब हदफ नहीं है। उन्होंने अब बहुत ही अपनी जो विश लिस्ट है, जो ख्वाहिशों की जो एक लिस्ट है, उसको बड़ा महदूद कर दिया है। और वो महदूद किस तरह से किया है कि अब वो मरियम नवाज की 26 तारीख की पेशी के लिए उन्होंने मुलाकात की कि किस तरह से 26 तारीख को उन्होंने बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि पीडीएम चाहे 10,000 लोग हों, चाहे 1 लाख लोग हों, वो उनको प्रोटेस्ट करने के लिए उनके साथ जाएंगी। देखें, ये तो पहले ही हमने कहा था कि ये जो पीडीएम है, जिसका कि अभी
वो खाक के ढेर में शोला है न चिंगारी है, वो तो अब एक माजी का किस्सा बन चुके हैं और हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि वो क्या करते हैं, लॉन्ग मार्च करते हैं नहीं करते, वो ऑपोजिशन लीडर सेनेट में पीपल्स पार्टी का बनता है, नून का बनता है, किसका बनता है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। न हमें इससे गर्ज है कि सेनेट के इलेक्शंस में किसने, इनकी कौन सी पार्टी ने, किस पार्टी आपस में इन्होंने किस किस की पीठ में छुरा घोंपा, हमें इससे गर्ज नहीं है। हमें तो गर्ज इससे है कि आप की जो हमेशा हिकमत अमल रही है कि ये जो आपकी पूरी तहरीक थी और इसी वजह से नाकाम हुई, इसी वजह से पजीराई नहीं मिली, बिकॉज इसमें अवाम के लिए कुछ भी नहीं था, जो कुछ भी था वो अपने लिए था। आप बजाय इसके कि प्रोटेस्ट करते हैं, आप जाके हिसाब दे दें, रसीदें दे दें। वो भी अगर नहीं है और आप अपनी जो दौलत है, जो आपकी प्रॉपर्टीज है, उसको भी बचाना चाहते हैं, तो फिर एक कानून में तरीका है, उसको आप वो कर लें, आप प्ली बार्गेन कर लें, आपके वो भी बच जाएंगे और आपका जो मसला है वो भी हल हो जाएगा। लेकिन ये जो एक माजी में भी इनका यही रवैया रहा है कि कभी सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ दौड़ो, तो कभी नैब पे चढ़ दौड़ो, तो कभी इदारों पे चढ़ दौड़ो, कभी पिंडी की तरफ चल पड़ो। तो ये जो सारी बातें हैं, ये इसी बात का एक सबूत है कि इनको अवाम से कोई दिलचस्पी नहीं है और इन्होंने हमेशा अपनी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये सारी सियासत की है। इन्होंने सियासत बराए कारोबार के कायल हैं और इन्होंने कभी अवाम की खिदमत के लिए, अवाम की मसाइल के लिए अपनी आवाज़ बुलंद नहीं की और इसी वजह से उनकी जो सूरत हाल है वो सबके सामने वाज़ेह है। और इस दौरान में हमारी क्या हिकमत अमली है, जिस तरह मैंने कहा अभी, हमें इससे पीडीएम से इससे कोई गर्ज नहीं है। अब हम हुकूमत जो है, जो कि काम करती आई है पिछले 2.5 सालों में और जो आगे करनी जा रही है, हम अब आपको वो बताएंगे। अब देखें, एक तरफ कहते थे कि जी इकॉनमी बर्बाद हो गई, अब वही है, स्टेट बैंक का आपने बयान सुना होगा कि जो इनिशियली 1.5% की ग्रोथ थी, अब वो कोई 3% से ऊपर की भी हो गई है। तो अब तो चीजें चल पड़ी हैं। अब तो वो जो सख्त वक्त था कोविड के बावजूद हमने गुजार लिया। हुकूमत काम करती रही, हुकूमत काम करती रहेगी। जितने भी हमारे जो मेन प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो सेहत कार्ड हो, उसको पूरे पंजाब में भी इंशाअल्लाह हम फैलाएंगे। हमारे खैबर पख्तूनख्वा में एक कामयाब तरीन सेहत कार्ड का एक वो है, बेनिफिशरीज हैं, जो कि आप खैबर पख्तूनख्वा से जाके, वहां पे जाके आप उनके दोस्तों से, अपने वहां के जो लोगों से मालूम कर सकते हैं कि कितनी बड़ी फैसिलिटी है जिसकी दुनिया में नजीर नहीं मिलती है। एक यूनिवर्सल हेल्थ केयर का एक प्रोग्राम है और इसकी वजह से बाकी इलाकों में भी, जो कि छोटे इलाके हैं, रूरल इलाके हैं, जहां पे कि अस्पताल नहीं थे, अब इस वजह से चूंकि हर एक के पास 10 लाख रुपए का एक कार्ड है, उसकी वजह से अस्पताल भी बनेंगे, लोग उधर अस्पताल भी बनाएंगे, उधर फार्मेसीज भी खुलेंगी, उधर रेस्टोरेंट्स भी खुलेंगे, उधर होटल भी बनेंगे। तो ये पूरा एक इकोनॉमिक चेन रिएक्शन होगा इस एक कार्ड की वजह से। फिर इंशाल्लाह पंजाब में भी हम यही करेंगे। फिर जो घरों की जो वो है प्रोग्राम है हमारा, आपने देख लिया, कहते थे कि जी किधर है, कोई एक घर बता दें। प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछले हफ्ते 1000 फ्लैट्स और 500 घर वो उन्होंने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की। इसी तरह और शहरों में भी हम जा रहे हैं। अब हमारा फोकस होगा अवाम के लिए जितने भी प्रोजेक्ट्स हम कर सकते हैं हम वो कर रहे हैं। और महंगाई पे सबसे बड़ा जो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो कंसर्न है और जिस पे कि वो काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारी ये जो एहसास के जरिए जो टारगेटेड सब्सिडीज का जो प्रोग्राम है, इससे मिडिल क्लास एंड बिलो को असल फायदा मिलेगा। इंशाल्लाह अगले 6 माह में आप देखेंगे कि किस तरह से
यही वही हुकूमत है, लेकिन चूंकि एक शोर हो रहा था, एक सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, जिसकी वजह से ये एक जो आवाज थी, जो एक मुस्बत आवाज थी, जो अवाम के लिए आवाज थी, वो सुनाई नहीं दी। अब चूंकि ये सब झाग बैठ गया है, तो अब इंशाअल्लाह आपको पता भी चलेगा, अवाम के साथ राब्ता भी बढ़ेगा और आपको पता चलेगा कि हम क्या कर रहे थे, क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे। ये सारी चीजें इंशाअल्लाह हम आपको पूरी तफसील के साथ बयान करेंगे और हम यही उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर कि जो कोरोना है इसको बड़ी संजीदगी से लिया जाए और इसकी जितनी भी तदाबीर हैं वो उस पर अमल पैरा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि आज मौलाना फजल रहमान और मरीम साहब की मुलाकात और उन्होंने एक बार फिर कहा है कि हुकूमत ये ख्वाब ही देखती रह जाएगी कि पीडीएम टूट गई, आसिफ अली जरदारी साहब वापस आएंगे और वो पूरी तनदही के साथ अपोजिशन के साथ खड़े होंगे और ये उनकी खुशियां जो है वो चंद दिनों की हैं। देख लें, हमने तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही देखा कि लीडर ऑफ द अपोजिशन की बात हुई, तो देखें मरियम नवाज की जो सियासत है वो इना और जिद पे है, और ये दो चीजें हैं जो कि सियासत में आपकी सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं। बाकी पार्टीज ने देख लिया, अवाम ने देख लिया कि वो एक जिद्दी बच्चे की तरह कि मेरी बात माई वे और हाईवे, ऐसे होता नहीं है सियासत में। यही वजह है कि जो नुकसान मरियम नवाज ने पहुंचाया अपनी पार्टी को, अपनी एक बचगाना सियासत से, बदकिस्मती यही है कि इस मुल्क की जो अपोजिशन है वो अब बच्चों के हाथ में है और वो सिर्फ अपने वालिदैन के दफा कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो भी हमने देखा है, चाहे वो सेनेट का इलेक्शन हो, चाहे उसके बाद की, अभी ये आपस में दस्तो गरेबां क्यों हैं। एक तरफ जाके वो शाहिद खाकान उनसे कराची के लिए सपोर्ट मांगते हैं, इधर जो है तो वो कह रहे हैं कि जी लीडर ऑफ द अपोजिशन तो सेनेट में हमने ही बनना है। तो ये इनकी बातें हैं, अब जो है तो ये सानवी चीजें हो गई हैं और हम इसको अब इतनी अहमियत नहीं दे रहे। जी सब एक चीज ये बता दें कि ऑर्डिनेंस जो दो ऑर्डिनेंसेस के बारे में तो आ चुका, उसकी काफी भी आ गई, तो ये एक बड़ी खौफनाक खबर रहे हैं कि नेपरा, स्टेट बैंक और एपीआर, ये तीन ऐसे ऑर्डिनेंस आ रहे हैं जिनको मिनी बजट कहा जा रहा है कि ये मिनी बजट आ रहा है और ये 25 रुपए तक, जो महाजी कह रहे हैं कि शायद बिजली का यूनिट 25 रुपए तक चला जाए और जो 300 तक का यूनिट रिलीफ होता था वो 100 तक नीचे आ जाए। तो आईएमएफ की शरायत मानने से आम आदमी जो है वो कहां जाएगा, पोजीशन कम हो जाते हैं। जी जी नहीं, देखिए इस वक्त तो हमारा अब कांटेक्ट, अब वो जो बीच में जो वो नहीं होते हैं, जो बीच में ऐसे डिसरप्ट कर रहे होते हैं, वो तो साइड पे हो गए। अब बात ये है कि जो भी हमारा, जिस तरह आपने कहा बिजली का, नेपरा का, ये जो ऑर्डिनेंसेस की बात की, देखें ये एक ऐसा पुराने गुनाहों का हम कुफारा अदा कर रहे हैं जिसमें कि हमने अपने तय वो इकदामात नहीं किए जो हमें करने चाहिए थे, जिसकी वजह से हम चीजों को कालीन के नीचे डालते रहे। नतीजा ये हुआ कि जब भी कभी आपको कोई इंटरनेशनल एजेंसी, चाहे वो आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, कोई भी हो, या इवन प्राइवेट लेवल पे अगर बैंक्स भी हों, तो वो उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं, लेकिन हमने ये नहीं देखना कि वो हमें क्या कह रहे हैं। हमने ये देखना है कि हमारी मुल्क की बेहतरी किस में है, हमारे इदारे किस तरह से फाल हो सकते हैं, हमारे इदारे किस तरह से जो सर्विस डिलीवरी है उसको इंश्योर कर सकते हैं, और इसमें हम वही करेंगे जो आवाम की बेहतरी के लिए हो, और वही काम करेंगे जो जिससे कि मुल्क का फायदा हो और हमें इन मुश्किलात को आगे नहीं होना चाहिए। हम मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, हम मुल्क को बचाना चाहते हैं, हम हुकूमत को बचाने की नहीं कोशिश कर रहे हैं, हम मुल्क को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, जी पॉलिसी बना ली है, तो वो प्राइस क्या होगी आम लोगों के लिए, उसके हवाले से हमें थोड़ा सा बता दें, कब तक जो कीमत है वो लोगों के सामने आ जाएगी। पहले तो ये जी कि आपने पूछा कि प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी फैमिली की तबीयत कैसी है, तो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब
आप सब जानते हैं कि वो माशाअल्लाह जिस्मानी तौर पे बहुत फिट शख्स हैं और वो जो है तो अपने थोड़ी बहुत तो तबीयत वो होती है, लेकिन जनरली उनकी तबीयत बिल्कुल वो है और वो हशाश पशाश भी हैं। और जाहिर है कि इतना काम करने वाला प्राइम मिनिस्टर वो जो है तो अभी भी वो काम कर रहे हैं जो कि इस वक्त जो भी उनको डॉक्टर्स एडवाइस कर रहे हैं, लेकिन उनकी तबीयत माशाल्लाह बेहतर है और उन्होंने जो ये अपने आप को करंटीना में डाला हुआ है तो जाहिर है कि उसके कुछ जो भी उसके SOPs होते हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं। सेकेंडली कि आपने कहा कि जो ये दवाइयाँ हैं वो वैक्सीनेशन है, इसकी कीमतें इसमें देखें जी ये कि ये पर्पस इसलिए भी इंपोर्ट की जो पॉलिसी है उसको बनाया गया कि जो वैक्सीनेशन हैं एक तो ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें, प्राइवेट सेक्टर भी अपना लाना चाहता है तो वो भी लाए, लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि वो मनमानी कीमतें वो करें, डिमांड करें और उससे जो पूरा मकसद है वो हो जाए, फेल हो जाए। तो जो प्राइसेस जो ड्रैप ने भी की हैं और जो प्राइसेस हैं वो तो ये आने वाली कैबिनेट में भी इंशाल्लाह अप्रूव हो जाएंगी और इसके लिए अगर हमें कोई जल्दी में हमें कोई भी तरीका इख्तियार करना पड़ा इन द सेंस कि हम इसको जल्द अज जल्द कीमतों को डिफाइन कर दें तो इंशाल्लाह अगले 1-2 रोज में ये डिफाइन हो जाएंगी। एक मरतबा फिर पीडीएम जो है वो मरियम साहबा के साथ जा रही है नैब में पेशी पे और वो अकेले में गई थी तो वो जंगल जो हुआ था वो सबके सामने है। अब वो इकट्ठे जाएंगे, उस वक्त के बाद नैब ने अब तक कानों को हाथ लगाए हुए थे कि हमने इसे दोबारा नहीं मिलाना। देखें नहीं, हम तो इंश्योर करेंगे कि कानून की पासदारी हो। ये देखें ये रवैया कि हम कानून से बालातर हैं, हमें कौन होता है, ये सब रिकॉर्ड पे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि नैब कौन होता है, मैं अपने आप को डिक्लेयर करता हूं कि मैं सादिक और अमीन हूं, ये नहीं कभी ऐसा हुआ है। इसी तरह इन्होंने ये तो कानून को मानते ही नहीं है ना, यही तो झगड़ा है। ये चाहते हैं कि कानून उनके मातहत हो और ये कानून से ऊपर हो और बाकी वो लोग जिसने के 10,000 रुपए के चुराए हैं, जिसने के कोई साइकिल चुराई है, वो लोग जो है तो जेलों में हों। तो ये उनका एक बुनियादी एक वो है और ये इख्तिदार हासिल इसलिए करते हैं कि वो कानून को भी अपने मातहत रखें और अपने कारोबार को भी चला सकें। तो हुकूमत पूरी वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पूरी तरह से मुतहर्रिक होगी। शुक्रिया जी।